वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 211 से 220 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 211, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम की रेंज क्या है? ठीक है, तो अग्नि प्राइम की रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो जो अग्नि प्राइम है, ठीक है, जिसको अग्नि पी से भी डिनोट किया जाता है, अग्नि पी से, ये परमाणु सक्षम है यानी कि न्यूक्लियर कैपेबल है। ठीक है, इसका हाल ही में डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम एक 2 चरणों वाली कनिष्ठीकृत ठोस प्रणोदक मिसाइल है। ठीक है, यानी कि 2 स्टेज है, कैनिस्टराइज्ड है और सॉलिड, इसमें सॉलिड फ्यूल है यानी सॉलिड प्रोपेलेंट्स हैं। ठीक है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर यानी कि इसकी रेंज है। अग्नि पी और अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइलों की उत्पत्ति एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से हुई है, जिसका नेतृत्व डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख और पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1980 के दशक की शुरुआत में किया था। यानी कि एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1980s में, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसी के अंतर्गत भारत जो है वो 5 मिसाइलें डेवलप कर रहा है। ठीक है, उसमें एक अग्नि मिसाइल भी है। तो इस कार्यक्रम के तहत विकसित 5 मिसाइलें हम लोग पटना नाम से याद रख सकते हैं, PATNA। ठीक है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत 5 मिसाइलें जो भारत डेवलप किया है उसको पटना नाम से हम लोग याद कर सकते हैं, PATNA। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पी से पृथ्वी, ये कम दूरी की सतह से सतह यानी सरफेस टू सतह, सरफेस नाम से ही पता चल रहा है, पृथ्वी पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। पी से, ए से अग्नि, अलग अलग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, यानी इसमें अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 और अग्नि प्राइम भी अब आ गया है। ठीक है, टी से त्रिशूल, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल अगर आप फेंकेंगे तो सतह से हवा में ही फेंकेंगे। ठीक है, एन से नाग, तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल। ठीक है, और ए से आकाश, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ये भी सतह से हवा में मार करने वाली। तो पटना, ये PATNA। देखिए नाग जो है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि नाग क्या है, तो ये टैंक रोधी मिसाइल है यानी एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, टैंक को नष्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 212, हाल ही में डीआरडीओ ने प्रलय का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। प्रलय क्या है? तो प्रलय जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, प्रलय। तो भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का ओडिशा तट से पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। ठीक है, ठोस ईंधन, इसमें ठोस ईंधन यूज होता है। युद्ध क्षेत्र मिसाइल, ये युद्ध क्षेत्र में यूज करने वाला मिसाइल है, रक्षा अनुसंधान मिसाइल संगठन द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, तो प्रलय भी आप याद रखेंगे कि ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसमें ठोस ईंधन यूज होता है और ये बैटलफील्ड मतलब युद्ध क्षेत्र में यूज करने वाला मिसाइल है। ठीक है, और ये उड़ीसा तट पे क्या है? उड़ीसा तट पे अब्दुल कलाम आइलैंड है, द्वीप है, जहाँ पे मिसाइल्स की परीक्षण की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने अग्नि प्राइम देखा और प्रलय देखा। भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश से प्राप्त हुई है? तो रूस से प्राप्त हुई है।
भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है, जो पाकिस्तान और चीन से हवाई खतरों का ध्यान रखेगा। S-400 वायु रक्षा प्रणाली के लिए भारत ने रूस से अनुबंध किया था। ठीक है, तो ये डील जो भारत की हुई है ये रूस से हुई है, जिसमें रूस जो है भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि S-400 जो है वो किस देश से भारत को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 214, किस संस्थान को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? सेल को, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। इस्पात मंत्रालय के तहत यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को लगातार 3 वर्षों से प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, यानी कि इनको 3 साल से इन्हीं को प्राइज ये मिल रहा है। 1998 से पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए संगठन को पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार, ठीक है, कौन सा? गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021। तो ये किसको मिला है? सेल को मिला है। अब हम लोग थोड़ा सेल के बारे में और थोड़ा स्टील के बारे में जानकारी लेते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी है और देश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 11 महारत्नों में से एक है। ठीक है, भारत में कितने महारत्न हैं? जो पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है उनके कुछ क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर। तो भारत में अभी 11 महारत्न है, उसमें से सेल भी एक है। और हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PFC को महारत्न का दर्जा दिया गया था, यानी कि इसको 11वां नंबर का ये महारत्न है, उसके पहले 10 थे। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा भारत में स्टेनलेस स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पूछेगा स्टील सबसे ज़्यादा या स्टेनलेस स्टील कहाँ होता है? तो ओडिशा में होता है। चीन विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टील कहाँ होता है? चीन में होता है। सेकंड नंबर पर भारत है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। वर्तमान माननीय इस्पात मंत्री RCP सिंह हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है? RCP सिंह। क्वेश्चन नंबर 215, 2021 रीजनल एशिया पैसिफिक वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स अवार्ड सेरेमनी में UN वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एक इंडियन को सम्मानित किया गया है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिव्या हेगड़े को। तो उडुपी कर्नाटका की दिव्या हेगड़े ने 2021 रीजनल एशिया पैसिफिक वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स अवार्ड सेरेमनी में UN वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट जीता है। ठीक है, आप नाम याद रखिएगा, दिव्या हेगड़े। क्वेश्चन नंबर 216, भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? हाल ही में ये किया गया था हैदराबाद में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो ये सेंटर क्या करेगा? ये दो लोगों के बीच का आपस का डिस्प्यूट सुलझाएगा। ठीक है, ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, मतलब ये जो अगर भारत का या किसी अन्य देश का दो विदेशी अगर पक्षों के बीच का कोई मुद्दा होगा तो उसको यहाँ सुलझाया जाएगा। अब हैदराबाद से एक दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट और है, वो हम लोग देखते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। ठीक है, किसकी आधारशिला? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, ये भी आप याद रखिएगा। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस गांवों की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर था। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 में तेलंगाना सबसे ऊपर है। किसमें? खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में।
क्वेश्चन नंबर 217, भारत के चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा में वृद्धि की है। तो विधानसभा क्षेत्रों के लिए नया व्यय सीमा क्या है? 40 लाख। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जो बड़े राज्यों और छोटे राज्यों के लिए व्यय सीमा अलग अलग है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो भारत के निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा में वृद्धि की है। संसदीय चुनाव खर्च की सीमा बड़े राज्यों में यानी कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़े राज्यों में 70 लाख से बढ़ा के 95 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 54 लाख से 75 लाख कर दी गई है। ठीक है, तो बिग स्टेट्स में कितना है? पहले था 70 लाख, अब कितना है? 95 लाख। और स्मॉल में पहले था 54, अब कितना है? 75। ये किसके लिए है? ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी माने कि एमपी के चुनाव के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एमएलए का चुनाव यानी कि विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा बड़े राज्यों में 28 लाख रुपए से बढ़ा के 40 लाख कर दी गई है और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए से बढ़ा के 28 लाख कर दी गई है। ठीक है, तो 40 लाख हो गया आपको विधानसभा चुनाव के लिए बड़े राज्यों में और 95 लाख हो गया, ठीक है, संसदीय चुनाव के लिए बड़े राज्यों में। आप एक बार पॉज करके इसको देख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 218, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया। ठीक है, 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है, जो बच्चों के लिए आयु उपयुक्त पठन पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके बच्चों के लिए आनंदमय पठन संस्कृति को बढ़ावा देने पे जोर देता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव श्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टार्ट किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी यानी नीट 3.0 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषा की पाठ्य पुस्तकों को लॉन्च किया। तो इन्होंने क्या लॉन्च किया? एक तो क्षेत्रीय भाषा में पाठ्य पुस्तकों को लॉन्च किया, दूसरा जो है नीट लॉन्च किया, नीट 3.0। तो क्वेश्चन पूछ सकता है नीट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो नीट होता क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। नीट 3.0 का उद्देश्य छात्रों को एक ही मंच पर सर्वोत्तम विकसित एडटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करना है। यह विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए फायदेमंद होगा। तो नीट में हो क्या रहा है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये सब मिलके टेक्नोलॉजी यानी कि वैसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी और ये सब एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE द्वारा लागू किया जा रहा नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी का उद्देश्य एडटेक कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और छात्रों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। ठीक है, तो आप नीट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 219, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है वो देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जाता है जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है। ठीक है, तो ये इंडियन सिटीजन ही खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। ये बॉन्ड रुपए के गुणकों में जारी किए जाते हैं। 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए बिना किसी अधिकतम सीमा के। ठीक है, तो ये इन गुणकों में ही जारी किए जा सकते हैं। अगर आप 10 रुपये 20 रुपये का मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरह से गुणकों में मिलेंगे। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत है, जो जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होते हैं। ठीक है,
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा बैंक को सरकार ने अधिकृत किया है। सरकार अन्य बैंक को भी अधिकृत कर सकती है, लेकिन अभी सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत किया है। कोई भी इन बॉन्डों को केवल डिजिटल रूप या चेक के माध्यम से खरीद सकता है। मतलब अगर कोई कैश से खरीदने जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं खरीद पाएगा। इन बॉन्डों का लोग करते क्या है, इन बॉन्डों को खरीद कर जो है पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया जाता है, इसीलिए इनका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कोई भी इंडियन सिटीजन जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीद कर और इसको किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, जैसे हम कोई गया और 5,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किसी XYZ पार्टी को उसने डोनेट कर दिया। बॉन्ड पर दाता का नाम उल्लेख नहीं है, मतलब उस डोनेशन के बाद किसी पार्टी के पास अगर वो बॉन्ड चला गया तो फिर वो उसको बैंक से, पार्टी वहाँ से पैसा अपना ले लेगी, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि ये किसने दिया है। ठीक है, तो एक तरह से एनोनिमस है, जिस पर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जताई थी कि ये ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है। केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और जिन्हें पिछले आम चुनाव में लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा, पिछले आम चुनाव में जो कि लोकसभा या राज्य की विधानसभा में 1% से ज़्यादा, यहाँ पे ये होगा, जिनको 1% से ज़्यादा वोट मिला है उन्हीं को इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त होगा, नहीं तो वो लोग प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और जो पंजीकृत हैं, ठीक है, जो पंजीकृत हैं। तो ये हो गया आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 220, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना था? पुडुचेरी को। तो पुडुचेरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना था। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी 2022 तक पुडुचेरी में आयोजित किया गया था। कब से कब? 12 से 16। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तुतः एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया, जो पुडुचेरी में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्य करेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। वर्ष 2022 का विषय था इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और उसी के उपलक्ष्य में, ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में 12 से 16 जनवरी तक जो है, 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। ठीक है, और इस साल की थीम क्या थी 2022 की? इट्स ऑल इन द माइंड। PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।